नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 9th का 15वां पाठ दाज्यू आगे बढ़ाएंगे। पाठ का प्रकार है कहानी और इस पाठ के लेखक हैं जगदीश बाबू। तो अगर इस पाठ को हम आगे बढ़ाएं तो मदन, जो कि एक पहाड़ी गांव का रहने वाला लड़का है, उसे अपने ही नज़दीक के गांव के एक बाबू मिलते हैं। उनसे जो बातचीत होती है वो यहाँ दी गई है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है, अनजाना सा लगता है। इसीलिए उसे यहाँ अपना कोई नहीं लगता। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगेगी। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे और होटल। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। चाय साहब ऐसा शब्द सुना तो जगदीश बाबू को लगा कि शायद उन्हें ऐसे ही शब्दों की तलाश थी, क्योंकि जगदीश बाबू पहाड़ी गांव के रहने वाले थे और यह लड़का मदन भी पहाड़ी गांव का था। इसलिए उनकी भाषा में साम्यता होती है। इसीलिए जगदीश बाबू को लगा कि ये कुछ अपना सा लग रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के कौन से गांव? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न से उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हो रहा था। इसी कारण टालता हुआ बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डांट्यो लागो, वह संकोचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी नहीं निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत की ओर लौट कर देखने लगा और मानो प्रयत्न कर रहा हो। जब जगदीश बाबू ने कहा कि मैं भी तुम्हारे गांव के निकटवर्ती गांव का, नज़दीक के गांव का रहने वाला हूँ, तो मदन को बहुत खुशी हुई और शायद वह अपने अतीत में चला गया। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा ईजा यानी माँ, बाबा, दीदी, भूली उसकी छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूली भी नहीं, दाजू, हाँ दाजू जैसे मदन जगदीश बाबू लगते हैं। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई, यानी कि उसका जो अनजानापन था वह मिट गया। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, यहाँ ह्यू पड़ेगा, ह्यू यानी हिम, बर्फ पड़ेगा। दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा सा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। आर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? पानी लाओ।
लाया दाजू शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। जगदीश बाबू का काम वह पलक झपकते ही करता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता जैसे अपना कोई गांव का मिल गया हो। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग से रंगा हुआ दिखने लगा। परंतु अब उन्हें बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द ही आवृत्ति पर उसके मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे और बोले, अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे टिक न सकी। अब जब सब कुछ अपनेपन सा लगने लगा थोड़े दिनों के बाद, तो जगदीश बाबू को यह दाजू शब्द अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि ये गरीब लड़का मुझे दाजू कहता है तो उसमें मेरी कोई कीमत नहीं रहती, मेरा उससे कोई नाता नहीं है। इसीलिए वह कहते हैं कि दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। जगदीश बाबू डांटते हैं मदन को कि मेरी प्रेस्टीज यानी कि मेरी इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं एक बहुत इज्जतदार आदमी हूँ और तुम नौकर हो, ऐसा उसका कहने का था। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सके या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरियों में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। घर गांव सभी से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे कि उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया गया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हुई। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना आंखों की राह बाहर निकल गई। फिर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। जगदीश बाबू जब डांटे मदन को तो उन्हें बहुत ही धक्का पहुंचा, चोट पहुंची, जैसे उसे लगा कि उसे अपनत्व की डोर से खींच लिया गया हो। जगदीश बाबू को देखकर उसे अपने घर का एहसास होता था, अपने बाबा माँ का एहसास होता था। लेकिन जगदीश बाबू ने कहा कि मेरी प्रेस्टीज का क्या, तुम मुझे दाजू बड़े भाई क्यों कहते हो? मैं तेरा बड़ा भाई नहीं हूँ, मेरे और तुझ में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ और तुम नौकर हो, इसका फर्क जगदीश बाबू ने बता दिया। और यह सुनकर दाजू शब्द मुझे दोबारा नहीं कहना, ऐसा कहने पर मदन बहुत रोता है। और जब वह रो लेता है तो उसे सख्त हृदय से यह पता चल जाता है कि किसी को आत्मीयतापूर्ण से बुलाना नहीं चाहिए। और अब मैं अपनी लिमिट में रहूँगा, सीमा में रहूँगा, मैं नौकर हूँ और वह साहब है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ इस पाठ का दूसरा पाठ पूरा हुआ। आपको गूगल क्लासरूम में इस पाठ का ट्रांसलेशन करके होमवर्क में भेजना है। थैंक यू।